हाँ, तो आज हमें देखना है अष्टानिंदितीय अध्याय। तो ये है चरक सूत्र 21, जिसे हमें आज स्टार्ट करना है। अब ये जो अध्याय है, यहाँ तक जो हमने 20 अध्याय तक देखा वहाँ पे था रोग चतुष्क हमारा चल रहा था। अब यहाँ से इसके आगे से योजना चतुष्क स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो अब इस अध्याय में रोग और भेषज संबंधी योगना चतुष्क का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले चिकित्सा की दृष्टि से 8 प्रकार के पुरुष निंदितीय माने गए हैं, उन्हीं का वर्णन पहले कर रहे हैं। ठीक है, अब तो चिकित्सा की योजना हम करने जा रहे हैं, योजना चतुष्क प्रारंभ हो गया है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 8 प्रकार के निंदित पुरुष कैसे, इसलिए यहाँ पर अष्टौ निंदितीय अध्याय की व्याख्या की जा रही है। तो देखो निंदनीय पुरुष कौन कौन से हैं। 8 निंदनीय पुरुष बताए गए हैं। अति दीर्घश्च, ठीक है, अति ह्रस्वश्च, दीर्घ मतलब लंबा, ठीक है, और अति ह्रस्वश्च यानी छोटा, अति लोमा यानी जिसके बहुत सारे लोम हैं शरीर में, ठीक है, अलोमा जिसके लोम नहीं हैं। फिर आता है हमारा अति कृष्णश्च, ठीक है, जो बहुत काला है, अति गौरश्च जो बहुत ज़्यादा गोरा है, अति स्थूलश्च जो बहुत ज़्यादा स्थूल है, अति कृशश्चेति जो बहुत ज़्यादा पतला है। तो ये 8 प्रकार के निंदनीय पुरुष बताए गए हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि ना ज़्यादा लंबा होना अच्छा है, ना ज़्यादा ही छोटा होना अच्छा है, ना ज़्यादा लोम वाला होना अच्छा है, ना कम लोम वाला होना अच्छा है, ना ज़्यादा कृष्ण यानी ना ज़्यादा काला होना अच्छा है, ना ज़्यादा गोरा होना अच्छा है, ना ज़्यादा स्थूल, ना ज़्यादा कृश। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 निंदनीय पुरुष आचार्य चरक ने बताए हैं। वहीं पे जो आचार्य काश्यप आते हैं, काश्यप ने 10 बताए हैं, 8 प्लस अति मृदु और अति कठिन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि काश्यप जी ने 2 एक्स्ट्रा कौन से बताए हैं, वो है अति मृदु और अति कठिन बताए हैं। ठीक है तो अब इनकी जो व्याख्या की गई है आप विमर्श में पढ़ लेना अपने आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि 8 प्रकार के निंदनीय पुरुष कौन कौन से हैं। तो देखो अब आता है अति स्थूल और अति कृश। ठीक है, तो अति स्थूल पुरुष जो है वो 8 प्रकार के निंदनीय पुरुष में अब देखो यहाँ पर जो दिए हैं, अति स्थूल पुरुष के 8 दोष दे रखे हैं और अति स्थूलता होने के 8 कारण दिए हैं। तो यहीं पे नोट कर लेंगे, देखो 8 दोष और 8 कारण। ठीक है, ऐसे एरो बना के लिख लेंगे कि यहाँ पे जो अति स्थूल व्यक्ति है उसके 8 दोष बताए हैं और 8 कारण बताए हैं। ठीक है, तो 8 दोष क्या क्या है देखो। सबसे पहले आता है अति स्थूल से, देखो तत्र अति स्थूल कृषयो भूय एवापरे निंदनीय विशेषा भवंती। तो क्या बोल रहा है, इस प्रकार 8 प्रकार के निंदनीय पुरुषों में अति स्थूल और अति कृश के निंदित होने में एक दूसरी विशेषता होती है। ठीक है, अब देखो 8 प्रकार के निंदनीय तो बता दिए, उसमें भी अति स्थूल और अति कृश ज़्यादा निंदनीय है और अति स्थूल अति कृश में भी अति स्थूल ज़्यादा निंदनीय है। तो उसके बारे में सबसे पहले बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अति स्थूलस्य तावद, यहाँ से इंपॉर्टेंट है श्लोक आयुषो ह्रासो। ठीक है, जो अति स्थूल पुरुष है उसमें क्या होता है, आयु का ह्रास होता है। ठीक है, आयु कम हो जाती है। जब उपरोध, जब बोला जाता है एनर्जी को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी या फिर हम बोलते हैं एक्साइटमेंट लेवल, तो ये भी उसका कम हो जाता है, उपरोध। कृच्छ व्यवायता, ठीक है, उसको मैथुन करने में दिक्कत होती है, मुश्किल आती है। दौर्बल्यम, ठीक है, दुर्बलता हो जाती है। दौर्गंध्यम, दुर्गंधता आएगी। स्वेदाबाद, अब देखो स्थूल है तो ज़्यादा स्वेद निकलेगा, इस वजह से दुर्गंधता भी आएगी। क्षुधा अति मात्रम, ज़्यादा भूख लगेगी। पिपासा अति योगश चेती, और ज़्यादा प्यास लगेगी। तो ये बता दिए हैं अति स्थूल पुरुष के 8 दोष। ठीक है, तद अति स्थौल्यम अति संपूर्णाद। अब देखो अब ये क्यों होता है, तो 8 कारण यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि अति संपूर्णात, ज़्यादा खाने की वजह से। कैसा कैसा आहार लेने के लिए, गुरु मधुर शीत स्निग्ध उपयोगात अव्यायामात अव्यवायात दिवा स्वप्नात, ठीक है, नित्यत्वाद चिंता बीज स्वभाव चुप जायते। तो यहाँ पे बीज स्वभाव इंपॉर्टेंट है। बीज स्वभाव होता है कि शुक्र शोणित यानी कंजेनाइटल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों के फैमिली में हिस्ट्री देखें तो सभी लोग मोटे होते हैं, तो वहाँ क्या है, जेनेटिक्स का रोल रहता है कई बार, तो ये होता है बीज स्वभाव। ठीक है, अब चलो हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं कि इन 8 प्रकार के निंदनीय पुरुष में अति स्थूल और अति कृश के निंदित होने में एक दूसरी विशेषता है। अति स्थूल पुरुष की आयु का क्षय शीघ्र होता है। ठीक है,
तो आयुषो ह्रास, उसके शरीर में किसी भी कार्य करने के विशेष उत्साह नहीं रहता, तो ये था जवोपरोधा। मैथुन कार्य में कठिनता का सामना करना पड़ता है, दुर्बलता, शरीर में दुर्गंधी का होना, पसीने से अधिक कष्ट होना, अधिक मात्रा में भूख लगना और अधिक प्यास का लगना, ये 8 दोष अधिक मोटे आदमी में होते हैं, शरीर में अधिक मोटे होने के कारण। अब देखो, दोष हमने देख लिए ऊपर 8, अब कारण क्या क्या थे? तो अधिक मात्रा में भोजन करना, गुरु शीत मधुर स्निग्ध आहारों का सेवन, व्यायाम ना करना, मैथुन ना करना, दिवा स्वप्न करना, सर्वदा प्रसन्न चित्त रहना। ठीक है, तो देखा होगा आप लोगों ने, जो मोटे लोग होते हैं हमेशा खुश खुश जैसे भी रहते हैं। ठीक है तो ये भी एक कारण है स्थूलता का। कभी भी चिंता शोक आदि मानसिक विषयों से ग्रस्त ना होना। ठीक है, माता पिता के बीज के स्वभाव के अनुसार। ठीक है, बीज, ये बीज नहीं होगा, बीज होगा। ठीक है, बीज के अनुसार स्वभावतः शरीर स्थूल हो जाता है। अब स्थूल होने पर सबसे अधिक शरीर, अब देखो यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं कि क्यों क्यों ये जो हमने बताए कि जैसे आयुषो ह्रास, जव उपरोध, ये 8 दोष बताए, तो 8 दोषों का कारण बता रहे कि क्यों ये दोष हो रहे हैं। तो पहला कारण क्या है कि स्थूल होने पर सबसे अधिक शरीर में मेदा धातु की वृद्धि होती है। ठीक है, अगर स्थूल व्यक्ति है तो उसमें क्या है, मेद धातु बढ़ रही है, तभी मनुष्य मोटा होता है। जिससे शरीर में मेद अधिक रूप में बढ़ गया है तो पुनः उसके शरीर में अधिक मात्रा में मेदा धातु की वृद्धि हुई होती है। दूसरे धातु यद्यपि कुछ मात्रा में बढ़ते हैं पर उतनी मात्रा में नहीं बढ़ते। जब रस रक्त आदि धातुओं का उचित मात्रा में निर्माण ना होगा तो आयु का क्षय होना स्वाभाविक है। ठीक है, अब हम जैसे रसायन का भी सेवन कराते हैं तो रसायन की डेफिनेशन आती है, लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। ठीक है, तो जो द्रव्य, जो मेडिसिन क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी धातुओं को बनाने का काम कर रही है, वो ही रसायन कहलाती है। ठीक है, जैसे हम च्यवनप्राश लेते हैं तो ये सब क्या है, रसायन होते हैं। आंवला रसायन, आंवला की रसायन है, तो ये क्या करते हैं, आयु को बढ़ाने का काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। कैसे? क्योंकि ये धातुओं को अच्छा कर रहे हैं। तो धातुएं अगर अच्छी होंगी तो हमारी आयु भी अच्छी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आयु का क्षय। तो अगर हमारी धातुएं अच्छे से नहीं बनेंगी, अब देखो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ऐसे जाता है। अब जब मेद के आगे वाली धातुएं नहीं बन रही हैं, मेद ही मेद बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, बाकी धातुएं उत्तरोत्तर नहीं बनेंगी, जिस वजह से अगर धातु प्रॉपर नहीं है, धातुओं का क्षय होगा तो आयु का भी क्षय होगा। ठीक है, धातुएं नहीं बनेंगी तो आयु का क्षय होगा, ऐसे समझना है। दूसरा आप क्या कह रहे हैं, पहले हमने देखा था आयुषो ह्रासा, दूसरा हमने देखा था जवोपरोधा। ठीक है, तो जब शरीर अधिक मोटा होता है तो शरीर में शिथिलता सुकुमारता आ जाती है। ठीक है, अब ज़्यादा मोटा है तो उसमें क्या होगा, ढीला ढीला स्किन रहती है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगी, सुकुमारता आ जाती है, क्योंकि मेद स्वभाव से ही गुरु होता है, इसलिए अधिक मोटे मनुष्यों में कार्य करने का उत्साह नहीं रहता। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है, अब देखो मेद क्या है, गुरु है, तो गुरुता है, कफ है वहाँ पे इकट्ठा, तो उस वजह से क्या है, गुरुता है बॉडी में, उस वजह से व्यक्ति को मन करेगा कि एक ही स्थान पर बैठे रहूं। ठीक है, कोई काम करने की एनर्जी नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, तो ये इस वजह से होती है। अब तीसरा हमने देखा था, मेद के अधिक बढ़ जाने से अन्य धातुओं के स्रोत बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब मेद बढ़ रहा है, मैंने बताया आगे आगे धातुओं के स्रोत बंद हो जाएंगे, सिर्फ मेद बढ़ रहा है, तो अधिक मात्रा में मेद धातु की ही वृद्धि होती है, रसरत आदि धातुएं अल्प मात्रा में बनती हैं, फलस्वरूप शुक्र बहुत ही कम मात्रा में बनता है। तो अब आगे शुक्र तो बनेगा ही नहीं, या तो बहुत कम बनेगा। शुक्र के कम होने से मैथुन करने में कठिनाई होती है, तो हमने देखा था कृच्छ व्यवायता। ठीक है, तो मैथुन करने में कठिनाई होती है इसी वजह से, क्योंकि शुक्र नहीं बन रहा है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, धातुओं के समान रूप से न बनने के कारण दुर्बलता अधिक रहती है। ठीक है, तो दुर्बलता ज़्यादा क्यों आएगी, दौर्बल्यम दौर्गंध्यम ये देखा था ना, तो दुर्बलता इसी वजह से आ रही है क्योंकि आयु का क्षय हो रहा है। आयु का क्षय क्यों हो रहा है, धातुएं नहीं बन रही, धातुएं नहीं बन रही तो एनर्जी भी नहीं आ रही है। अब देखो 5th नंबर, मेद धातु के विकृत होने से तथा मेद के स्वेदोत्पादन स्वभाव के कारण शरीर में दुर्गंधी होती है। अब हमें पता है मेद का जो मल होता है वो स्वेद होता है। ठीक है, तो किसी ने मल बताया, किसी ने उपधातु बोला है। ठीक है, तो अल्टीमेटली स्वेद जो है वो मेद से ही उत्पन्न हो रहा है, तो मेद बढ़ा तो स्वेद भी बढ़ेगा। ठीक है, अब 6th, मेद कफ का संबंधी होता है, अर्थात कफ और मेद में समान धर्मी और विषयंदी होता है। ठीक है, अब मेद के गुण और कफ के गुण एक से होते हैं, गुरुता स्निग्धता ये चीज़ें। ठीक है, तो वैसे ही
जैसे कफ है वैसे ही मेद भी है, और विष्यंदी भी होता है। विष्यंदी मीन्स स्रोतसों को ब्लॉक करने वाला, अर्थात मेद पसीने को निकालने वाला होता है। ठीक है, मेद शरीर में अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण अति स्थूल पुरुष व्यायाम करने में सर्वदा समर्थ रहता है, सर्वदा असमर्थ रहता है। ठीक है, मेद ज़्यादा बड़ा होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो अब हमने देखा था जवोप्रोधा, ठीक है, उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, एनर्जी नहीं है, लथार्जिक फील कर रहा है, तो उसको व्यायाम करने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, और व्यायाम करने में दिक्कत आएगी, और साथ ही साथ मेद के वजह से ज़्यादा पसीना भी बनता है, तो उस वजह से भी उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर 7वां नंबर का पॉइंट है, अब ये इंपॉर्टेंट है, सेवेंथ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, अब ये बोला जाता है कि जो अति स्थूल व्यक्ति होते हैं उनमें भूख ज़्यादा लगती है। वो क्यों लगती है, उसका कारण देखो। अब हमें ये नहीं समझना है कि स्थूल है तो मेद धातु बढ़ रही है तो उसका कफ बढ़ा होगा, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखो स्थूल व्यक्तियों में क्या होता है, अति स्थूल मनुष्य के कोष्ठ में वायु सदा अधिक रहती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो वायु बहुत बढ़ी हुई है। अब वायु क्या करती है, अग्नि को और तीव्र करती है, अब जिससे अग्नि का संदुक्षण बराबर होता रहता है। ठीक है, अग्नि का संदुक्षण बराबर होता रहता है, फलस्वरूप अग्नि अति तीव्र हो जाती है। ठीक है, अब हमने देखा कि जो अति स्थूल व्यक्ति है उसके कोष्ठ में वायु बड़ी रहती है, और जिस वजह से क्या होगा, अग्नि का संदुक्षण होता रहेगा, जिस वजह से अग्नि बहुत तीव्र हो जाएगी, जिससे उसको क्या होता है, भूख की मात्रा सदा अधिक रहती है। ठीक है, तो ये हमने देखा अति स्थूल मनुष्य के कोष्ठ में, मतलब अति स्थूल व्यक्ति को जो है भूख ज़्यादा क्यों लगती है, तो उसके कोष्ठ में हमेशा क्या है, वायु प्रकोपित रहेगी। अब अग्नि की तीव्रता से ही, अब हमने देखा था प्यास भी ज़्यादा लगती है, तो अग्नि तीव्र है, भूख लग रही है, वहीं प्यास भी लगेगी ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमने देख लिए 8 प्रकार के अति स्थूल पुरुष के दोष, 8 प्रकार के उसके कारण, और हमने देखा ये दोष क्यों हो रहे हैं उसके भी हमने कारण देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि देखो मेद बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, स्रोतोरोध होता है। अब स्रोतोरोध हो गया, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पे वायु बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, और वायु बढ़ के क्या करती है, अग्नि को प्रदीप्त कर देती है। ठीक है, तो वायु बढ़ जाती है इस कंडीशन में, अग्नि भी तीव्र हो जाती है। अब देखो यहाँ पर बता रहे हैं अति स्थौल्य की संप्राप्ति, तो ये श्लोक याद करना है। ठीक है, इतना पोर्शन और भी करना है, ये भी बताऊंगी। तो अति स्थौल्य की संप्राप्ति क्या कह रहा है, मेदस आवृत मार्गत्वात् वायु कोष्ठे विशेषता। तो जो हमने अभी ऊपर चीज देखी, क्या देखा था अभी हमने ऊपर, कि मेद बढ़ के क्या कर रहा है, स्रोतसों को आवृत कर दे रहा है। ठीक है, स्रोतस आवृतवात, और जिस वजह से वायु बढ़ जा रही है, और वायु अग्नि को प्रदीप्त करती है। तो यही इसकी छोटी सी संप्राप्ति है। क्या बोल रहा है, मेदस आवृत मार्गत्वात्, तो मेद मार्ग को आवृत कर देता है, जिस वजह से वायु बढ़ जाती है, और कोष्ठ में विशेष रूप से अग्नि को कोष्ठ में विशेष रूप से बढ़ जाती है, और यही क्या करती है, संदुक्ष्यति अग्निम आहारम शोष्यति, तो ये क्या करती है, अग्नि को संदुक्षण करती है, यानी अग्नि को भी बढ़ा देती है। ठीक है, तो नीचे हिंदी में भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, मेद धातु बढ़कर जब सारे स्रोत के मार्गों को बंद कर देती है, तब कोष्ठ में वायु विशेष रूप से बढ़कर गमन करती हुई अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त कर देती है, और आहार का शोषण भी कर लेती है, इसलिए आहार का पाचन शीघ्र ही कर देती है, जिससे मनुष्य आहार को बार बार और अधिक मात्रा में चाहता है। यदि आहार काल का अतिक्रमण कर दिया जाए तो वात पित्त जन्य भयंकर कई रोग हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर स्थूल व्यक्तियों को खाना नहीं मिलता है तो वात पित्त जन्य भयंकर बीमारियां हो जाती है। ठीक है, अग्नि और वायु दोनों बढ़कर विशेष उपद्रव करने वाली होती है, और बढ़ी हुई ये दोनों स्थूल पुरुष को उसी प्रकार कष्ट देती है जिस प्रकार बढ़ी हुई दावाग्नि वन को जलाकर नष्ट कर देती है। तो ये श्लोक में आओ, क्या बोल रहा है देखो, एताव उपद्रव करो विशेषाद अग्निमारुतो एतौ ही दहते स्थूलम वन दावो वने यथा। कैसे नुकसान पहुंचाती है, जैसे दावानल, यानी वन में अगर अग्नि लग जाती है, जंगलों में देखा होगा अग्नि लग जाती है, मतलब आग लग जाती है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो वैसे ही स्थूल पुरुष में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे अगर उसकी वायु बढ़ी हुई है और साथ ही साथ अग्नि भी बढ़ जाए और उसको समय पर खाना ना मिले तो। ठीक है, अब देखो, मेद धातु के अधिक बढ़ जाने पर सहसा कुपित हुए वात पित्त कफ भयंकर भयंकर रोगों को उत्पन्न कर अति स्थूल पुरुष के जीवन को नष्ट कर देते हैं। अब देखो, मेदा और मांस धातु के अधिक बढ़ जाने से, अब देखो यहाँ पे ये जो लक्षण है
ये इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि स्थूल पुरुष की डेफिनेशन बताओ, तो ये ही डेफिनेशन याद करनी है। ऐसे ही एक कृश पुरुष की डेफिनेशन आएगी तो वो भी याद करनी है। क्या बोल रहा है? मेदो मांस अतिवृद्धत्वात् चल स्पिग उदरस्तनः। ठीक है, मेद मांस बढ़ जाते हैं और जिस वजह से चलते समय स्फिग उदर और स्तन, स्फिग माने ग्लूटियल रीजन, गुद और स्तन का प्रदेश, यहाँ पर मांस बढ़ जाता है और ये चलते समय हिलता है। ठीक है, अयथोपचय उत्साहो नरो अति स्थूल उच्यते। तो ये श्लोक याद होना चाहिए, मैं पूछूंगी। ठीक है, और ये वाला रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। क्या एतौ ही दहते स्थूलम वंदावो वनम यथा। ठीक है, ऐसे ही हमने अभी चरक सूत्र 18 से रेफरेंस देखते हुए आ रहे हैं ना हम। चरक सूत्र 18 में रेफरेंस आया था विकारा नाम अकुशलो वाला। 19 में रेफरेंस आया था शकुनी सर्वम दिवसमपि परिपतन। 20 में हमने रेफरेंस देखा था, 20 के श्लोक नंबर 20 ही है वो शायद। तो रोगम आदौ परीक्षेत, रोग की पहले परीक्षा करनी है, फिर हमें औषधि की परीक्षा करनी है, तत्वानंतरम औषधम। अब ये यहाँ पे 21वें अध्याय में भी क्या रेफरेंस आ गया? वन वाला, एतौ ही दहते स्थूलम वंदावो वनम यथा। तो ये याद रखने हैं, रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये श्लोक याद होना चाहिए कि मेदो मांस अतिवृद्धत्वात् चल स्पिगुदरस्तनः अयथोपचय उत्साहो नरो अति स्थूल उच्यते। तो इसका हिंदी देख लेते हैं। मेद धातु के अधिक बढ़ जाने पर सहसा कुपित हुए वात पित्त कफ, ये तो हमने देख लिया था। मेदा और मांस धातु के अधिक बढ़ जाने से नितंब, ठीक है, यानी ग्लूटियल रीजन, उदर और स्तन प्रदेश इतना मोटा हो जाता है और लटक जाता है कि चलते समय हिलता है। ठीक है, तो ये रही स्थूल पुरुष की डेफिनेशन। अंग प्रत्यंगों की वृद्धि उचित मात्रा में नहीं होती है तथा कार्य में उत्साह भी उचित रूप से नहीं होता। जवोपरोध हम देख चुके हैं। ऐसे मनुष्यों को अति स्थूल कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ मेदस्वी पुरुष के दोष, कारण और स्वरूप बताया गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अति स्थूल में क्या क्या लक्षण होते हैं। अब अति कृश होने के कारण, जैसे हमने देखे कि अति स्थूल होने के कारण थे, वैसे ही अति कृश होने के भी कारण है। तो यह अति कृश के कारण क्या है? अत्यंत कृश होने के विषय में जो भी कुछ कहना है इसके बाद कह रहे हैं। रुक्ष अन्नपान का सेवन, उपवास, तो देखो रुक्ष अन्नपाना नाम लंघनम प्रमिताशन। तो देखो जितने भी कृश करने वाले कारण है, रुक्ष खाएंगे तो वात बढ़ेगा। ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या होगा? जो व्यक्ति होगा पतला होगा। लंघन करेंगे तो भी व्यक्ति पतला होगा। प्रमिताशन, अपतुल अगर कोई खाता है तो भी पतला होगा, कृश होगा। क्रिया अति योगश्च, ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्य करेगा। ठीक है, शोकश्च, शोक ज़्यादा करेगा, जैसे हमने ऊपर देखा था प्रसन्न रह रहा है। ठीक है, वेग का धारण करेगा, रुक्ष उद्वर्तन करेगा, स्नान अभ्यास करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग चिकित्सा पढ़ोगे ना तो वहाँ भी स्नान आएगा, तो वहाँ के स्नान और यहाँ पर डिफरेंस यही है कि अभ्यास, अगर स्नान का अभ्यास यानी बहुत ज़्यादा नहाने की आदत है किसी को, ऐसे होती नहीं है, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा नहाने की आदत है, स्नान का अभ्यास करता है, तो वो भी क्रश होता है व्यक्ति। प्रकृति जरा, ठीक है, और प्रकृति जरा मतलब कि वात प्रकृति होने के कारण। जरा का मतलब है कि वृद्धावस्था में होता है ना, कि वृद्धावस्था में नेचुरली वात बढ़ता है, तो ये देखा जाता है कि वेट भी कम होता जाता है वृद्धावस्था में आते आते व्यक्ति का। विकार अनुशय, अब देखो अनुशय का मतलब होता है कि अगर कोई डिजीज दौरे के रूप में बार बार आ रही है, ठीक है, तो अगर कोई विकार है, किसी को मान लिया कोई बीमारी है, वो बार बार हो रही है उसे, तो उस वजह से भी व्यक्ति क्या हो जाता है? कृश हो जाता है। क्रोध करने की वजह से कुर्वन्ति अति कृशम नरम। तो ये हमने कारण देखे कि किन किन कारणों की वजह से व्यक्ति अति कृश होता है। अब यहाँ पे विमर्श में श्लोक इंपॉर्टेंट है, चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मारुदातप। अभी इंपॉर्टेंट ये चरक सूत्र 22 में पढ़ोगी, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, मार्क कर लेना बस। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अति कृश के दोष, तो ये याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक याद होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि जो अतिकृश व्यक्ति है, अतिकृश मनुष्य व्यायाम को, अधिक भोजन को, भूख प्यास को, रोग को, ये ऊपर था श्लोक, पढ़ लेना, औषधियों को, अत्यंत शीतल अत्यंत उष्ण आहार विहार को तथा अधिक मैथुन को सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने ऊपर दिखा देती हूँ एक बार कि किस किस चीज़ को सहन नहीं कर सकता है। तो व्यायाम, अति सौहित्य यानी पेट भर के खाना, बहुत ज़्यादा खाना, क्षुत पिपासा भूख प्यास को, औषधम कृशो न सहते तद्वत शीत उष्ण मैथुनम। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी, क्या क्या? अत्यधिक उष्ण आहार विहार को, अत्यधिक मैथुन को सहन नहीं कर पाता है। और प्रायः देखो अब अति कृश में दोष क्या क्या होंगे?
ठीक है, तो ये श्लोक बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या क्या आ रहा है, प्लीहा कास क्षय श्वासो गुल्मो अर्श उदराणी च। तो क्या क्या रोग हो जाएंगे, प्लीहा हो जाएगा, कास, क्षय हो जाएगा, श्वास हो जाएगा, गुल्म हो जाएगा, अर्श हो जाएगा और उदर रोग हो जाएंगे। कृशम प्रायो अभिधावंती रोगाश्च ग्रहणीगता, और ग्रहणी रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोगों के नाम याद होने चाहिए कि अतिकृश होने की वजह से क्या क्या रोग हो जाते हैं। अब देखो अतिकृश की परिभाषा आ रही है, इंपॉर्टेंट है। अतिकृश की परिभाषा क्या बोल रहा है, शुष्क स्फिग उदर ग्रीवो धमनी जाल संततः त्वग अस्थि शेषो अतिकृश। बहुत इंपॉर्टेंट कि त्वग और अस्थि शेष हो जिसकी, ऐसा दिखाई देता है। स्थूल पर्वा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हम सोचते हैं स्थूल पर्वा कैसे हो सकता है कृष में। तो पर्व यानी जो जॉइंट्स हैं वो स्थूल दिखाई देंगे। ठीक है, मोटे मोटे दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी में फैट है ही नहीं। ठीक है, तो अब जॉइंट्स में तो रहेगा ही थोड़ा सा। ठीक है, तो उभार, तो उस वजह से जो उसके जॉइंट्स हैं वो उभरे हुए दिखाई देते हैं, स्थूल दिखाई देते हैं। अब देखो अत्यंत कृश पुरुष का नितंब, उदर और ग्रीवा अधिक सूख जाती है, तो शुष्क स्पिग उदर ग्रीवा। वहाँ हमने पढ़ा था चल स्पिग उदरस्तनः। ठीक है, तो चल स्पिग उदरस्तनः आया है अति स्थूल के लिए, अतिकृश क्या ले आया है, शुष्क स्पिग उदर ग्रीवा, जिससे शरीर की धमनियों का जाल दृष्टिगोचर होता है, शरीर में त्वचा और अस्थि मात्र ही शेष रह जाते हैं, ऐसा देखने में प्रतीत होता है, तथा अतिकृश पुरुष की संधियाँ मोटी हो जाती हैं। ठीक है, संधियाँ मोटी होने का मतलब ये नहीं है कि संधियाँ फूल जा रही हैं, मतलब ये है कि बाकी बॉडी का फैट नहीं है तो संधियाँ मोटी दिखेंगी बस। ठीक है, अब यहाँ पर चिकित्सा सिद्धांत आ रहा है, तो इसके आगे से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इतना पढ़ के आइएगा।